क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं बेटा। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कर दिया था, अब ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। शाबाश। दो तारे जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, एक दूसरे की ओर सम्मुख टक्कर के लिए आ रहे हैं। जब वे 10 की पावर 9 किलोमीटर दूर पर हैं तो उनकी चाल उपेक्षणीय है, यानी चाल बहुत कम है उस टाइम। ये तारे किस चाल से टकराएंगे? प्रत्येक तारे की त्रिज्या इतनी है। यह मानिए कि टकराने के पूर्व तक तारों का कोई विरूपण नहीं होता, मतलब तारे जो कहते हैं वो बने रहते हैं। तो कुल मिला के ये दो तारे हैं। आकाश में दो तारे सदियों से चमकते हैं, एक तेरी मोहब्बत का, एक मेरी मोहब्बत का आकाश में। अच्छा बेटा, इनकी अपनी त्रिज्या है तारों की, तो ये अभी जो चले हैं अभी इनका u जो है वो 0 है दोनों का, ये मान के चलिए। और अभी इनके बीच की दूरी ये है d1। कितनी मान ली मैंने दूरी? केंद्रों के बीच की दूरी d1। जब ये तारे टकराए हैं बेटा यहाँ ऐसे, यूँ तारे टकराएंगे ना ऐसे, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी बेटा ये है d2। यानी अभी केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। आप समझ रहे हैं? टकराएंगे तो पृष्ठ पे टकराएंगे ना, केंद्र से केंद्र तो मिलेगा नहीं, तो ये d2 मान ली मैंने। और पहले केंद्रों के बीच की दूरी d1 है। यहाँ पे चाल कितनी है? u दोनों की 0 है, 0 के बराबर है। और यहाँ पर जब टकराएंगे दोनों की चाल उसको मान लेते हैं v। एक दूसरे टकराएंगे तो दोनों की चाल क्या मान ली? v। मतलब दोनों एक दूसरे को v से टकराएंगे, ठीक। तारों के द्रव्यमान दे रखे हैं, सूर्य के बराबर हैं, इन दोनों को m मान लेता हूँ, ठीक। तो सवाल सीधा ऊर्जा संरक्षण पर है, कोई भी झंझट नहीं है, ठीक। तो सवाल है सीधा ऊर्जा संरक्षण पर। तो चलिए कर देते हैं, सवाल को हल कर देते हैं। सर हमें तो अब ये सवाल कुछ आसान सा लग रहा है। तो ऊर्जा संरक्षण क्या है बेटा? यहाँ पर कुल ऊर्जा और यहाँ पर कुल ऊर्जा समान है, तो यहाँ पर कुल ऊर्जा कितनी है? -G(m)² और d1। बस गतिज ऊर्जा तो यहाँ पे है ही नहीं, और यहाँ पे -G(m)² d2, और यहाँ एक गतिज ऊर्जा भी है बेटा। दो तारे हैं तो 1/2 mv²। बस दो तारे हैं। आकाश में दो तारे सदियों से चमकते हैं, एक तेरी मोहब्बत का, एक मेरी मोहब्बत का। शाबाश। तो तारे चमक गए हैं दोनों, याद रहेगा तारों वाला तारों वाला सवाल तो याद रहेगा ये खैर देखो, एक m कटेगा, ये दो क्यों लगा समझा? दो तारे हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये v मुझे चाहिए, तो ये दो तो मैं यहीं से काट दूं, लो, ठीक। अच्छा वो पद मैं इधर रख लेता हूँ mv², और इस पद को मैं इधर कर लेता हूँ Gm² बाई d2 माइनस Gm² बाई d1। शाबाश। अच्छा एक m भी हटा लेता हूँ मैं, देखो यहाँ m² है, तो v² हो गया Gm। इस m को ना, Gm को अंडर रूट से बाहर कर लेता हूँ, क्योंकि ये कॉमन लूँगा पहले, फिर अंडर रूट भी तो आना है ना यहाँ पे, d1 ऐसे कर लेता हूँ। ओके चलिए, अब इस v को निकालने के लिए वर्गमूल कर देता हूँ। Gm d2 माइनस 1/d1 ऐसे, बस। अब d1 है मेरे पास और d2 भी है मेरे पास, तो d1 कितना है मेरे पास? ये जो d1 है ये कितना है? ये है बेटा, अब मैं वैल्यू डालूंगा, देखो जब वे 10 की पावर 9 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो यह है 10 की पावर 12 मीटर। अच्छा अब है त्रिज्या
10⁴ है तो 2 लगेगी बेटा इसकी, तो D2 हो गया, डबल लगेगा ना। देखो D1 प्लस दोनों की त्रिज्या जोड़ के लगेगा ना D2, तो ये हो गया 2 गुना 10⁻7 मीटर। बेटा ये हैं दोनों D1 और D2, ये दोनों मान यहाँ लगेंगे, G लगेगी, M लगेगा। प्रत्येक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है। M बराबर है 2 गुना 10⁻30 किलोग्राम। ये तो मालूम है सर, सूर्य का द्रव्यमान तो याद आ गया। चलिए, खैर अब इसका उत्तर क्या आएगा, कितनी चाल से चलेंगे। हाँ, अब ये सॉल्व करो बेटा, इसको पता करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इतनी बड़ी गणना हम नहीं करने वाले, इतनी बड़ी गणना हम नहीं करेंगे। 7 8 का ये है, हाँ 8 का है ये, 20 नंबर का सवाल। 2 6 10⁻6 मीटर पर सेकंड, 2 6 10⁻6 मीटर पर सेकंड, तो ये वैल्यू आ रही है बेटा 2.6 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ये है बेटा उत्तर। ठीक, तो वैल्यू डालें, इस उत्तर को मिलाइएगा जरूर, मतलब रफली थोड़ा थोड़ा तो मिला ही लेना, ठीक है। बाकी मेन पर्पज है कंसेप्ट को समझना कि ऊर्जा संरक्षण लगा कैसे है, ठीक है। शाबाश, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलिए आगे बढ़िए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 21, दो भारी गोले अमेरिका से चले और जापान में गिर गए थे 1900। क्या बोलते हैं, क्या कह रहे हो सर, सवाल में थोड़ी ना ऐसा होगा सवाल बन सकता है इस पर भी। दो भारी गोले हवाई जहाज में चढ़े, दो भारी गोले हवाई जहाज में कहाँ चढ़े सर, वो तो लड़ाकू विमान था, लड़ाकू विमान भी नहीं था वो, अलग ही विमान था वो दो भारी गोले जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 100 किलो है, त्रिज्या 0.1 मीटर है तथा क्षैतिज मेज पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर गुरुत्वीय बल तथा विभव क्या है। क्या इस बिंदु पर रखा कोई पिंड संतुलन में होगा, यदि हाँ तो वह संतुलन स्थायी या अस्थायी होगा। समझने का सवाल है बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए, मेज पर रखे हैं, है ना, तो मेज पर रखें तो क्या करें मेज को, सर मेज ही बना लो, चलो मेज ही बना देता हूँ, ये लो मेज ही बना लो तुम, है ना। मेज का भी एक फ़ोटो सा बन जाना चाहिए सर, हमारे दिमाग में ना, माइंड में एक नक्शा बन जाए ना, तो सर मज़ा आ जाए। तो ये बेटा ये बन गई तुम्हारी मेज। मेज पर दो गोले रखे हैं, गोलों की अपनी त्रिज्या भी है और गोलों के बीच की दूरी भी है। 100 किलोग्राम के हैं, त्रिज्या 0.1 है। तो यानी मैं ये मान लूँ कि इस तरीके से दो गोले रखे हैं, इसकी त्रिज्या हो गई बेटा R, ये भी M है, और एक गोला इधर भी है, ये भी R त्रिज्या का है और ये भी M है, ऐसे। और इनके केंद्रों के बीच की दूरी ये वाली मैं मान लूँ D के बराबर। ऐसा कर सकते हैं ना बेटा, शाबाश। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब रखे हैं दोनों, अब कोई टेंशन नहीं है सर, अब तो सीख गया, अब तो साफ दिख रहा है फोटो मेज पे रखा है। और मेज बोलते सर मेज तो और भी बढ़िया लग जाएगी, देखो ऐसे मेज, ये बन गई मेज, ये और भी मेज आ गई, ये तो मेज बन गई सर, ये लो। और मेज के पावे बना दिए मैंने, ये लो, ये रहे मेज के पावे, ये लो मेज के पाए। ओके, तो मध्य बिंदु पर कोई पिंड संतुलन में होगा, एक तो ये बताना है, और गुरुत्वीय विभव क्या होता है। तो गुरुत्वीय विभव का तो फॉर्मूला याद करने से काम चल जाता है। संतुलन बिंदु बेटा यहाँ होगा, बिल्कुल मेज का मध्य बिंदु ये होगा, ये दोनों से d/2 दूरी पर होगा, d/2 दूरी पर होगा। हालांकि जो पूरा d है वो है 1 मीटर, यानी जो पूरा d दिया इन्होंने वो दिया 1 मीटर। तो d आधा मीटर हो जाएगा, मतलब d/2 आधा मीटर हो जाएगा। तो ये बिंदु हो गया, मान लो बिंदु P, मध्य बिंदु P पर क्या लिख दिया, मध्य बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव। अच्छा, गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला क्या होता है,
माइनस जी एम बाई आर, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा कितने हैं, 1 2, तो ये हो गया 2 से गुणा, हेलो, क्योंकि दोनों समान दूरी पर हैं, तो -2 जी एम, आर कितना है, d/2 हो जाएगा ना। इसका भी इतना ही आ रहा है, इसका भी इतना ही आ रहा है, दोनों की दूरी तो बराबर है ना, क्योंकि यहाँ पे तो दूरी लगती है ना बेटा, ये त्रिज्या थोड़ी लगती है। देखो यहाँ त्रिज्या लिखी हुई है, यहाँ फार्मूले में आर लगा रखा, तो ये आर वो आर नहीं है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको लिख लेता हूँ आर ऐसे, तो ये होती है बीच की दूरी, यानी उस बिंदु की दूरी जहाँ पर गुरुत्व विभव निकालना है। बिंदु की दूरी, किसी द्रव्यमान से बिंदु की दूरी यहाँ लगती है इस फॉर्मूले में, और बीच की दूरी की आधी हो रही है ना, तो देखो d/2 लगा दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। -2 जी एम बाई डी, और बेटा 2 चला गया ऊपर, तो ये हो गई -4 जी एम बाई डी, ये हो गया गुरुत्व विभव। अच्छा गुरुत्व विभव निकालने में क्या इन गोलों की त्रिज्या का कोई रोल है? क्या ये आर दे रखा है 0.1 मीटर, इसका कोई रोल है गुरुत्व विभव निकालने में? यहाँ नहीं, कोई रोल नहीं है, ये है फॉर्मूला, इससे निकलेगा। ठीक, द्रव्यमान कितना है इसका, जो भी इनका द्रव्यमान है 100 किलो है, जी का मान जो भी होता है 6.67 10 की पावर -11 जो भी, डी 1 मीटर है, इस फॉर्मूले में वैल्यू लगा लेना, ये हो गया आंसर। अच्छा अगर मैं यहाँ कोई द्रव्यमान रख दूँ, मान लीजिए मैं यहाँ कोई द्रव्यमान रख दूँ m, तो P पर रखा कण, P पर रखा कण अस्थाई संतुलन में होगा। क्यों? अस्थाई संतुलन क्या होता है हमें समझना पड़ेगा पहले। अस्थाई संतुलन क्या होता है? अस्थाई संतुलन ये होता है अगर हम इस कण को थोड़ा सा हिला दें तो यहाँ पर ये आवर्ती गति करने लगे, यानी यहाँ पर ये आवागमन करने लगे, बार बार इसी बिंदु से गुजरता रहे। अगर मैं इसे यहाँ से हिला दूँ तो लौट के यहीं आ जाए, यहीं इसी बिंदु के इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे ये गति करता रहे, इस बिंदु से हिलना, जैसे होता है सरल लोलक सिंपल पेंडुलम, तो वो होता है अस्थाई संतुलन। अब ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। अगर मैं इस बिंदु को इस दिशा में भगा दूं, थोड़ा सा इस तरफ को हिला दूं, तो इधर भाग जाएगा ये, क्यों? इस वाले का गुरुत्व बल इस पर अधिक हो जाएगा, ये भाग जाएगा। अच्छा अगर मैं इसको इधर थोड़ा हिला दूं तो यहाँ गति करेगा ऐसे, फिर नहीं भागेगा ये। अगर इस मिलाने वाली रेखा के लंबवत इसको हिलाऊंगा तो ये सरल आवर्त गति या आवर्त गति करेगा। सरल आवर्त गति भी हो सकती है, आवर्त गति भी हो सकती है, वो बाद की बात है, लेकिन करेगा। तो ऐसे केस में देखा जाए तो इस दिशा में कैसा है संतुलन? अस्थाई है, और इस दिशा में कैसा बेटा? अस्थाई है। तो फाइनल उत्तर क्या है? अस्थाई संतुलन है, यानी हर दिशा में स्थायी नहीं है, हर दिशा में नहीं है। सिर्फ मिलाने वाली रेखा की लंबवत दिशा में अगर थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दूं, हिला के छोड़ दूं, तो वापस आने जाने लगेगा, हर दिशा में नहीं है। मान लीजिए मैं इधर छोड़ दूं, किसी और दिशा में छोड़ दूं, तो फाइनली संतुलन कैसा है? अस्थाई संतुलन होगा। चलिए सर ये तो बात समझ में आ गई कि स्थायी संतुलन होता क्या है। चलिए आगे चलते हैं, शाबाश। अब आ गया अतिरिक्त अभ्यास, यानी एडिशनल एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइजेज। शाबाश। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए 9/22 क्वेश्चन नंबर 9/22 को पढ़ें बेटा। अतिरिक्त अभ्यास के सवाल थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं। हर चैप्टर में नहीं होते बड़े बड़े सवाल, कुछ चैप्टरों में ठीक ठाक भी हैं। अब यहाँ पे जैसे हम कहें सर बहुत लंबे भी नहीं सवाल, बहुत छोटे भी नहीं है। चलिए 8/22 यानी 22 नंबर का सवाल। जैसा कि आपने इस अध्याय में सीखा है कि कोई तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के पृष्ठ से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस उपग्रह के निर्धारित स्थल से पृथ्वी पर गुरुत्व बल के कारण विभव क्या है? ठीक है, अनंत पर स्थिति जो शून्य मान लीजिए, पृथ्वी अधर्म। तो बेटा ये तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, सिंपल सा सवाल है बिल्कुल, ये पृथ्वी है।
यहाँ से 36,000 किलोमीटर, तो ये पूरी दूरी बन जाएगी 36,000 किलोमीटर तो ऊंचाई है और 6400 किलोमीटर की इसकी त्रिज्या है। ठीक, तो ये हो गया 36,000 प्लस 6400, ये बन गए बेटा किलोमीटर। और यहाँ पर ये उपग्रह है, यहाँ घूम रहा है, मान लीजिए उपग्रह यहाँ पर है, यहाँ पर ये घूम रहा है और ये है पृथ्वी, इसका द्रव्यमान है ME। तो ये मान लीजिए उपग्रह का बिंदु P है, कहीं कोई बिंदु है कक्षा पर, ये बिंदु P है। उपग्रह की कक्षा में किसी बिंदु P पर पृथ्वी के कारण विभव, क्या लिख देंगे, उपग्रह की कक्षा के किसी बिंदु P पर पृथ्वी के कारण गुरुत्व विभाव, यही तो है। कोई भी बिंदु मान ले कक्षा में हम, तो कितना होगा -GME/R, तो पूरा R है बेटा 36,000 गुना 6400, किलोमीटर के बना लेंगे बेटा मीटर। और विभव क्या होता है, विभव होता है जूल प्रति किलोग्राम। गुरुत्व विभव क्या मात्रक क्या होगा बेटा, जूल प्रति किलोग्राम, ये उत्तर आ गया। ठीक, अब इस उत्तर को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ये मान रख देते हैं, पृथ्वी का मान या इसका मान। अच्छा, एक चीज़ और होती है, कहीं कहीं लगाना पड़ जाए, G बराबर GME/RE² भी होता है, ये भी होता है। तो कहीं कहीं बदलना पड़े इस GME को, तो इसको GME को बेटा कितना लगा सकते हैं, GRE², ये भी बहुत काम आता है, तो वहाँ पे भी छोटा करके लगा सकते हैं, ये वैल्यू आ जाए तुम्हारी, ये उत्तर हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब चलेंगे तीसरे यानी अगले सवाल पर, 23, क्वेश्चन नंबर 23। इसको सॉल्व कर लेना, गुणा कर लेना, आंसर आएगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत है, तो आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे सवालों में कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठे हैं, फॉर्मूले और कंसेप्ट को डन करते चल रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू निकल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आया क्वेश्चन नंबर 23, शाबाश। जीवन से ना हार जीने वाले सूर्य के द्रव्यमान से 2.5 गुना द्रव्यमान का कोई तारा 12 किलोमीटर आमाप के निपात होकर 1.2 परिक्रमण प्रति सेकंड से घूर्णन कर रहा है। इस प्रकार के संहत तारे को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। कुछ प्रेक्षित तारकीय पिंड जिन्हें पल्सार कहते हैं इस श्रेणी में आते हैं। इसके विषुवत वृत्त की रेखा, विषुवत वृत्त पर रेखा कोई पिंड गुरुत्व बल के कारण क्या इसके पृष्ठ से चिपका रहेगा। बेटा यहाँ पे ना ऐसा होता है, गुरुत्वीय बल जो होता है ना, ये सिंपल सा मैटर है। मान लीजिए तारा है, एक कंसेप्ट लगेगा यहाँ, और ये तारा ऐसे घूर्णन कर रहा है, ये होती है तारे की त्रिज्या, और यहाँ पर कोई भी कण है, इसका द्रव्यमान m है, तो ये कण जो है ना चिपका रहेगा तब तक जब तक अभी केंद्रीय बल गुरुत्वीय बल से मिला रहेगा। सिंपल सी बात है। तारे का द्रव्यमान मान लीजिए m है, तो क्या होगा GMM/R², और ये m ω²R, ये कहानी है। ω²R कह देंगे, या इस बल को हम ये भी कह देते हैं mv²/R, मतलब किस कोणीय चाल से ये घूमेगा। तारा घूम रहा है ना बेटा कोणीय से, तो उसकी v बन जाएगी, मतलब कण घूम रहा है v से, तो उसकी v बन जाएगी, और तारे की कितनी बन जाएगी, ओमेगा। सेंटीपीटल में कोणीय चाल क्या होती है, ओमेगा। और अगर उसको त्रिज्या से गुणा कर दूं तो v बराबर क्या होता है, याद देंगे, ध्यान देंगे बेटा, याद करेंगे, ω/r। तो कुल मिला के ये कहानी है, तो m से m काट लेंगे। हैं, अच्छा, ये अब ये कह रहे हैं कितने परिक्रमण काल करेगा, तारा चिपका रहेगा या छूट जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अलग अलग निकाल के यहीं पे निकाल के देखते हैं। ठीक, अब देखो क्या करते हैं। सूर्य के द्रव्यमान से 2.5 गुना द्रव्यमान का कोई तारा, सूर्य का द्रव्यमान कितना बेटा, 2 10 30 2.5 गुना, तो हम क्या करते हैं G 2 गुना 10 की पावर 30, इसका भी 2.5 गुना है 2.5 बटे, अब देखो यहाँ R² कितना है, 12 किलोमीटर आमाप, तो 12,000
मीटर हो गया, और m तो कट ही गया बेटा, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा क्या है? 1/2 परिक्रमण प्रति सेकंड, तो ये आवृत्ति होती है, तो इसे लिखते हैं 2 पाई न्यू, यानी 1.2 परिक्रमण प्रति सेकंड हो गया ना, 2 पाई न्यू ओमेगा। ये जो ओमेगा होता है ना बेटा, ये 2 पाई/t भी होता है परिक्रमण काल, और ये 2 पाई न्यू भी होता है, इसी होती है आवृत्ति, है ना। इस बात को बेसिक में जाके जो वृत्तीय गति है उसमें देख लेंगे एक बार। तो ये हो गया इसका स्क्वायर, और जो आर है वापस, है ना, यहाँ वही लगेगा 12,000 ऐसे। तो कौन सा मान ज़्यादा होगा? मान लीजिए ये बल ज़्यादा हो गया तो चिपका नहीं रहेगा। मान लीजिए ये मान ज़्यादा हो गया तो चिपका हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल मिला नहीं है, भाग जाएगा, उड़ जाएगा, पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा। और ये ज़्यादा हो गया तो चिपका रहेगा। तो बस ये जांच करनी है, चेक करना है बेटा, जस्ट ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी गुरुत्वीय बल। देखो हम पृथ्वी पर चिपके हुए हैं, इसका मतलब है कि जो बल पृथ्वी लगा रही है ना, वो कहीं ज़्यादा है उस बल से जितना कि अभिकेंद्रीय बल बनता है पृथ्वी के घूमने के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर हम घूम भी तो रहे हैं साथ साथ। अगर पृथ्वी बहुत तेज घूमने लगे, इतनी तेज घूमने लगे कि अभिकेंद्रीय बल ना मिले, तो हम उड़ जाएंगे आकाश में। तो वो कहानी यहाँ तारे पर पूछिए। तो जब भी ऐसी कहानी होती है, इसे तुलना करके देख लेते हैं। G/m/r² और m⍵²/r। तो जो m होता है ना, घूमने वाली वस्तु, ये जो रखा है कण, ये दोनों तरफ से कट जाता है। बस ये तुलना करके देखते हैं। अगर ये बल ज़्यादा हो गया गुरुत्वीय बल इस वाले से अभिकेंद्रीय बल से, तो उड़ेगा नहीं, चिपका रहेगा। ये ज़्यादा हो गया अभिकेंद्रीय बल इधर वाला, तो उड़ जाएगा। बस ये आपको उत्तर देना होता है। ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट में डालूंगा। और इस पर कहीं ना कहीं सवाल आए हैं, अभिकेंद्रीय बल पे सवाल आए हैं। कई बार इसका इस्तेमाल घर्षण बल में भी होता है, घूमती रहती है वस्तु, कहीं पर रखी हुई वस्तु घूम रही है ना, वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है, यहाँ भी होता है। और इसका रोल है, हम पृथ्वी पर चिपके हुए हैं, पृथ्वी का परिक्रमण काल या उसकी कोणीय चाल इस तरीके से है कि गुरुत्वीय बल उससे बहुत ज़्यादा है, नहीं तो हम हिलेंगे उड़ेंगे फिर, अगर पृथ्वी तेज घूमने लगेगी तो, है। खैर चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। कोई अंतरिक्ष यान मंगल पर ठहरा हुआ है। 24। कोई अंतरिक्ष यान मंगल पर ठहरा हुआ है, इस अंतरिक्ष यान पर कितनी ऊर्जा खर्च की जाए कि इसे सौर मंडल से बाहर धकेला जा सके। अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान इतना है, सूर्य का द्रव्यमान इतना है, मंगल का द्रव्यमान इतना है, मंगल की त्रिज्या इतनी है, मंगल की कक्षा की त्रिज्या इतनी है। तो बेटा सारी चीज़ें इसमें लगेंगी, देखो ध्यान से रखना। ये मान लीजिए सूर्य है, और यहाँ कहीं मंगल ग्रह घूम रहा है, ये मान लीजिए मंगल है, और इस मंगल पर एक अंतरिक्ष यान है। यहाँ जो है ना, ये है अंतरिक्ष यान, ठीक। तो अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान इस वाले का ये m है, मंगल का m2 है, सूर्य का m1 है। ये जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है बेटा, ये r, बड़े वाला r, छोटे वाला r मान लेते हैं। और ये जो मंगल की त्रिज्या है, इसको बेटा r0 मान लेते हैं, मंगल की त्रिज्या। तो सूर्य से मंगल की दूरी, सूर्य से मंगल की दूरी ये कितनी मानी मैंने, ये r मान ली मैंने। और मंगल की त्रिज्या ये मानी मैंने r0। और द्रव्यमान सूर्य का m1, मंगल का m2 और अंतरिक्ष यान का छोटा m, ठीक। तो ये कह रहा है इसको अनंत तक ले जाना है। तो अनंत तक यानी इसके पास जो भी अभी कुल ऊर्जा है, जितनी अभी कुल ऊर्जा है, वो सारी आपको देनी पड़ेगी कार्य के रूप में, ठीक। तो अंतरिक्ष यान की कुल ऊर्जा क्या लिखते हैं, अंतरिक्ष यान की कुल ऊर्जा
इसको अगर माइनस से गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा? कुल कार्य। क्या बन जाएगा? कुल कार्य। इस बात को समझना, मैंने पहले भी समझाया था भाई, जितनी ऊर्जा होती है उतना कार्य उसको पे करना पड़ता है, तब वो अनंत पे पहुंचता है। ठीक, इससे पहले भी एक सवाल आया था जिसमें हमने कहा था कि एक उपग्रह घूम रहा है, उसको अनंत तक पहुंचाने में कितना कार्य होगा, तो हमने क्या लगाया था? उपग्रह की बंधन ऊर्जा के बराबर कार्य कर दिया था उस पर। तो कुल मिला के अंतरिक्ष यान की कुल ऊर्जा को माइनस से गुणा करना है, ये कुल कार्य है, इसको अनंत तक ले जाने में करना पड़ेगा। आप चेक कर लो कितनी होगी। देखो कैसे हुआ। सबसे पहले मंगल और एम के बीच में कितनी ऊर्जा होगी? -G m2m/r0, ये मंगल वाली है बेटा। इसके बाद एम और सूर्य के बीच में भी तो है, एम और सूर्य का भी संबंध तो है, तो ये होगी -Gm1m, और ये हो गया बड़ा आर। ये हो गई, ये हो गया बेटा W कुल कार्य। अब देख सारे माइनस खत्म हो गए, तो Gm m1 प्लस m2, और m1 के नीचे r0, m2 के नीचे r, ये हो गया बेटा कुल कार्य। और ध्यान देना बेटा, ये सारी वैल्यू दे रखी हैं सवाल के अंदर, एक एक वैल्यू दे रखी है, ये हो जाएगा आंसर। यानी जब आप किसी को अनंत पे लेके जाएंगे तो सारी ऊर्जा जितनी भी है उन्हें जोड़ लेंगे और उतना ही कार्य उसके ऊपर कर देंगे, यानी ऊर्जाओं का निशान बदल देंगे तो कार्य बन जाएगा, उतना ही कार्य आप उसके ऊपर कर देंगे। ठीक, उत्तर हो जाएगा आपका। क्या बात, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना, कंपटीशन में बहुत काम आता है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24। 24 इज डन। चलते हैं आगे, देखते हैं बच्चों। शाबाश। अब कौन सा सवाल है भाई? इसका सवाल है भाई, आखिरी सवाल है। अरे सर, आखिर तक हम पहुंच गए। हर चैप्टर में होता है बेटा ये तो, कभी जोश में, कभी शोर शराबे से, कभी थोड़ा शांत स्वभाव से हम अपनी पढ़ाई करते ही हैं। किसी रॉकेट को मंगल के पृष्ठ से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड चाल से ऊर्ध्वाधर भागा जाता है, या यदि मंगल के वातावरणीय प्रतिरोध के कारण इसकी 20% आरंभिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो मंगल के पृष्ठ पर वापस लौटने से पूर्व यह रॉकेट मंगल से कितनी दूरी तक जाएगा? मंगल का द्रव्यमान इतने इतने है। तो यहाँ पर बेटा जो कुल ऊर्जा दी जाती है ना, जो कुल ऊर्जा दी जाती है, मंगल की त्रिज्या इतनी इतनी है, तो ये भी ऊर्जा संरक्षण का सवाल है, लेकिन जो ऊर्जा हम दे रहे हैं उसका 80% हम यूज करते हैं बस। चलिए मैं देख लेता हूँ, एक बार करा देता हूँ कैसे होगा। कंसेप्ट बना के दूंगा, वैल्यू आप खुद डाल लेना बेटा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना। अब देखो, ये मान लीजिए मंगल है, मंगल का द्रव्यमान m, और इसके पृष्ठ से ये कोई चीज़ फेंकी जा रही है, इसका द्रव्यमान m है, और ये मान लीजिए h ऊंचाई तक जाता है। ये कितनी ऊंचाई है? h, और यहाँ इसकी चाल 0 हो जाती है। यहाँ पर चाल हमने दी है u0, इस तरफ को, है ना, आगे की तरफ ऐसे, यहाँ लिख दूंगा बेटा u0। ठीक, तो बस कितनी ऊंचाई तक जाएगा? तो यहाँ पे जो कुल ऊर्जा है वो कितनी है? -Gmm/r, ये हो गई मंगल की त्रिज्या, ये वाली r, प्लस 1/2 mu0², ये हो गया बेटा। इसका 80% काम करेगा बेटा, 80/100 लगा लो। ये जो ऊर्जा हमने दी है ना यहाँ, इसका 20% खराब होना है, तो इस ऊर्जा का 80% काम करेगा। देखो, हाफ mv0² लगा ना, इसका 80% काम करेगा। फिर ये कहाँ तक पहुँचेगा? यहाँ इसका वेग यानी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, तो -Gmm, ये चलेगी r + h तक बस, क्योंकि ये जो ऊर्जा है यहाँ, ये वाली, ये तो 0 हो जाएगी बेटा, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण हमने लगाया, लेकिन 20% ऊर्जा काट के लगा दिया बेटा यहाँ पे। ये पूरी की पूरी ऊर्जा हाफ mu0² जो यहाँ से फेंका गया था, जिससे वो हमने पूरी नहीं दी, यहाँ पे 80% दी, क्योंकि सवाल में लिखा है कि 20% खराब हो जाती है। तो यहाँ सारी वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ से हम h का मान निकाल लेंगे। h का मान हमारा आ जाएगा 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर। सवाल में सब चीज़ें दे रखी हैं, सारी वैल्यू डाल लो। छोटा m तो कटता ही है बच्चों, ये जो छोटा m है ना, ये तो कटता ही है, ये देखो ये कट जाता है, छोटा m कट जाता है। ऊर्जा संरक्षण में जिस वस्तु को फेंका जाता है
या जो गति करती है उसका द्रव्यमान कैंसिल हुई हो जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका चैप्टर, हो गया फिनिश। बहुत बढ़िया। ये चैप्टर थोड़ा बोर करने वाला है, इसलिए थोड़ा सा हमने इसको मनोरंजन टाइप में भी लिया छोटे मोटे गाने सुना दिए बच्चों को शाबाश। ओके।